नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्टडी सर्कल विथ राहुल चैनल पर, जो कि हमारा अध्ययन का चैनल है। और आज का हमारा अध्ययन होने वाला है सामाजिक विज्ञान के इतिहास का, जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए ये जो प्रश्न लिखे हैं मैंने, कुछ 10 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो छाँट कर मैं लिखा हूँ उस पर, जो आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। जो फ्रांस की क्रांति क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस की क्रांति है उसकी कोई भी 2 परिणाम बताइए। यानी जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसमें आपको कोई भी 2 परिणाम बताने हैं। तो देखिए उसके परिणाम हैं, पहला है ऑस्ट्रिया का एकीकरण तथा दूसरा है फ्रांस में राजतंत्र के स्थान पर समाजवाद की स्थापना। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिस्मार्क कौन था। देखिए जब भी आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं तो पहले आपको क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बिस्मार्क कौन था। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है बिस्मार्क कौन था, यानी बिस्मार्क के बारे में बताना है और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। यानी जो बिस्मार्क था वो कौन था और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। तो इसका आंसर है, देखिए ऑटो वन बिस्मार्क। यानी देखिए यहाँ पर उसका नाम दिया है पूरा कि बिस्मार्क, यहाँ पर तो शॉर्ट फॉर्म में जैसे बिस्मार्क लिखा है, अब यहाँ पर उसका पूरा नाम आ गया है कि ऑटो वन बिस्मार्क। यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। ठीक है, ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था और जर्मनी का एकीकरण उसका सबसे बड़ा योगदान था। तो इससे तो आपके कई क्वेश्चन बन सकते हैं कि आपका आ सकता है कि बिस्मार्क का पूरा नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे ऑटो वन बिस्मार्क, या कुछ भी बन सकता है क्वेश्चन के हिसाब से। वो तो आप अगर इतना अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, या मेन क्वेश्चन आंसर तो यही है, उससे रिलेटेड आप कुछ भी लिख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में बात कर रहा है कि इटली के, यानी जो इटली है, इटली के एकीकरण, यानी जो इटली का एकीकरण हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोग थे उनमें से किन्हीं 3 नेताओं के नाम लिखिए। देखिए यहाँ किन्हीं नहीं लिखा है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि इटली के एकीकरण के में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। तो उन नेताओं के नाम देखिए नीचे लिखा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए 3 नेताओं के नाम हैं मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है हमारा, 1861 में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया था। देखिए 1861, यानी जो 1861 यहाँ पर लिखा है वो ईस्वी है। 1861 ईस्वी में एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया, यानी 1861 ईस्वी में इटली का मतलब एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया। तो उत्तर है उसका 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। सॉरी मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, थोड़ी मुझे प्रॉब्लम है। और तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। ठीक है, आइए आगे देख। तो आइए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, या इसका क्वेश्चन बन सकता है यूरोपियन राष्ट्रवाद से क्या अभिप्राय है, या यूरोपियन राष्ट्रवाद का संक्षिप्त वर्णन कीजिए या उस पर टिप्पणी लिखिए, ऐसे करके क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन फिलहाल में यही क्वेश्चन है कि यूरोपियन राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर है, यूरोप में 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। यानी देखिए जो 1919 है, 1919 से 1930, यानी जैसे होता है ना कि 10 तारीख से लेकर और 20 तारीख तक
तो जो 10 से और 20 के बीच में जितने भी 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके 20 तक जितनी भी संख्याएं आती हैं, तो उसमें से 10 दिन हुए ना आपके, 10 से 20 तक 10 हुए। वैसे इसमें हुआ है कि 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि विकास और परिवर्तन का काल थी। यानी जो विकास और परिवर्तन का काल थी वो 1919 से 1939 ईस्वी तक की 20 वर्षीय अवधि थी। ठीक, इस काल में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। यानी इस काल में, यानी 1919 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक जो भी विकास और परिवर्तन का काल रहा, इस काल को यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को यूरोपियन राष्ट्रवाद की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूपक से क्या अभिप्राय है? रूपक से क्या अभिप्राय है, इसका एक उदाहरण दीजिए। देखिए अब यहाँ पर रूपक क्या है और उससे उसका उदाहरण। तो किसी अमूर्त विचार, स्वतंत्रता तथा मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करना रूपक कहलाता है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है आपका कि रूपक से क्या अभिप्राय है, या क्वेश्चन बन सकता है रूपक किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है, इससे हट के भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन आपको मेन टॉपिक यही लिखना है। आप क्वेश्चन देखकर ऐसा मतलब घबरा मत जाइएगा कि आप आंसर ही भूल जाएं। तो देखिए एक बार फिर से, किसी अमूर्त विचार, स्वतंत्रता तथा मुक्ति की भावना को किसी व्यक्ति के माध्यम से व्यक्त करना रूपक कहलाता है। और इसका उदाहरण पूछा था, तो उदाहरण है भारत माता। ठीक, रूपक एक उदाहरण है, जैसे भारत माता है रूपक और इसका एक उदाहरण है, यानी भारत माता ही रूपक का एक उदाहरण है। और आइए अब अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जिन्होंने, क्रांतिकारी का मतलब तो आप लोग समझते ही होंगे कि जो देश की क्रांति में योगदान कर देते हैं उन्हें क्रांतिकारी कहा जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो फ्रांसीसी क्रांति थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? आइए देखते हैं क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य फ्रांस से राजतंत्र समाप्त करके वहाँ लोकतंत्र की स्थापना करना था। एंड देखिए कहने का तात्पर्य यह है कि जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उनके कार्य करने का मतलब मुख्य उद्देश्य यही था कि जो फ्रांस था, फ्रांस में उस टाइम राजतंत्र चल रहा होगा, तो यहाँ पर लिखा है समाप्त करने के लिए, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उस टाइम चल रहा होगा। तो उनका उद्देश्य यही था कि फ्रांस से राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए और वहाँ लोकतंत्र की स्थापना कर दी जाए, या लोकतंत्र की स्थापना करना ही उनका उद्देश्य था। ठीक, तो आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्टिन लूथर कौन था? मार्टिन लूथर कौन था, उसका मुख्य योगदान क्या था? यानी जो मार्टिन लूथर था वो एक्चुअली में था कौन और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक, देखिए यहाँ पर उसके बारे में दिया गया है कि मार्टिन लूथर जर्मनी का एक समाज सुधारक था। उसका मुख्य योगदान प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करना था। देखिए मार्टिन लूथर जो था वो जर्मनी का एक समाज सुधारक था, व्यक्ति था, जो समाज को सुधारने का कार्य करते हैं उन्हें ही समाज सुधारक कहा जाता है। तो मार्टिन लूथर जर्मनी का एक समाज सुधारक व्यक्ति था। उसका मुख्य योगदान प्रोटेस्टेंट धर्म की स्थापना करना था। समझ रहे हैं ना आप लोग कि उसका मुख्य योगदान प्रोटेस्टेंट धर्म को की स्थापना करना था। ठीक, तो बस इतना ही, और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हम आ चुके हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस आंसर्स मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो ये अगर आप ढूंढेंगे अपनी फेयर में या कहीं और भी ढूंढेंगे तो आपसे मतलब ये आपको इससे रिलेटेड मिल सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यही नहीं मिलेगा। क्योंकि क्या है कि मैंने कुछ इस तरह से इसको मोटिवेट करके बनाया है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। तो देखिए, और ये क्वेश्चन छाँट के लिखे गए हैं जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखें। और क्वेश्चन है हमारा, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को, ठीक है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए।
या अथवा करके दिया है तो आपको ऐसे ही मतलब पेपर में ऐसे अथवा करके दूसरा क्वेश्चन लिख देगा, फिर अथवा करके और क्वेश्चन लिख देगा, फिर एक और अथवा करके क्वेश्चन, मतलब जैसे 2-3 क्वेश्चन लिखा है, जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इन दोनों में से दोनों का अर्थ एक ही है, ये नहीं है आपको ये आता है तो ये कीजिए, ये आता है तो ये कीजिए, लेकिन दोनों है एक ही, ठीक है। दोनों में से अथवा का मतलब कि कोई एक करना है, ठीक। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। और इसमें अथवा करके दे दिया है दूसरा कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, ठीक है। तो जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ, तो वैसे तो आप लोग ये अपनी क्लास में पढ़े ही होंगे, हाई स्कूल की क्लास में। तो चलिए देखते हैं। 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क, देखिए हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट में बिस्मार्क दिया होता है, लेकिन इनका पूरा नाम होता है ऑटो वन बिस्मार्क, इनका पूरा नाम होता है। क्या नाम होता है, एक मिनट रुक जाइए मैं बता दूं आपको। ऑटो वन बिस्मार्क ये इनका पूरा नाम है, ये बिस्मार्क का पूरा नाम है, ऑटो वन बिस्मार्क इनका पूरा नाम है, जो प्रशा का चांसलर बन गया था। यानी 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बन गया था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। यानी जो बिस्मार्क थे, ऑटो वन बिस्मार्क, वो प्रशा के तो चांसलर बन ही गए थे और उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए, ठीक है, सेना और नौकरशाही का मतलब समझते हैं, जो लोग मतलब शाही नौकर होते हैं, या नौकरशाही कह लीजिए या शाही नौकर कह लीजिए, तो सेना और नौकरशाही की मदद ली। और उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़कर 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। 1862 ईस्वी में ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक, प्रशा का चांसलर बन गया था। उसने जर्मन के एकीकरण के लिए प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। उसने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध लड़कर 1871 ईस्वी में जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर दी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मैं निरंतर प्रयास में यही लगा रहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से अच्छी तरह से समझाया जा सके, और वो भी कम समय में अच्छा समझाया जा सके। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इटली के एकीकरण में मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान का वर्णन। आप लोग पिछले क्वेश्चन में देखे हैं कि इटली के एकीकरण में 3 लोग योगदान दिए थे, मतलब जो लोग योगदान दिए थे उसमें से 3 लोगों के नाम लिखने थे, और वहीं पर दे दिया है यहाँ पर मेजिनी, काबूर और गैरिबाल्डी, इनके ये जो योगदान दिए थे, अब इनका संक्षिप्त वर्णन करना है। अब आप इसको संक्षिप्त वर्णन कर लीजिए, या वर्णन कर लीजिए, या टिप्पणी कर लीजिए, क्वेश्चन आपका कुछ भी बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए अब इसका आंसर है कि इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ, ठीक है। कब हुआ? इटली का एकीकरण 1870 ईस्वी में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मेजनी, देखिए अब यहाँ सबके नाम पूरे लिखे मिलेंगे। मेजनी का नाम देखिए, जो मेजनी लिखा है शॉर्ट में, इनका मेजनी का पूरा नाम जोसेफ मेजनी था, ठीक। जोसेफ मेजनी ने प्रयास करने प्रारंभ की, यानी जो जोसेफ मेजनी नामक व्यक्ति थे उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया, और इस प्रयास में क्या सार्डिनिया के प्रधानमंत्री, ठीक है, जो सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूर, देखिए अब ये जो काबूर हैं, ठीक है, तो ये सार्डिनिया के प्रधानमंत्री थे, काबूर, ठीक है, इनका पूरा नाम काउंट काबूर है। तो सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूर के साथ मिलकर, कौन मिलकर? जोसेफ मेजनी किसके साथ मिल गए हैं? सार्डिनिया के प्रधानमंत्री के साथ, काउंट काबूर के साथ मिलकर गैरिबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रिया सेना को पराजित कर दिया। यानी जो ये लोग थे वो आपस में मिल गए, और जो गैरिबाल्डी थे इन्होंने अब बड़ी कूटनीति से, यानी अपना दिमाग लगाकर कैसे भी, और ऑस्ट्रिया सेना को पराजित कर दिया। जो ऑस्ट्रिया की सेना थी उसको ये पराजित कर दी अपने दिमाग लगाकर, ठीक। आगे है 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय, ठीक,
इनको राजा बनाया गया था। आपको पिछले मतलब क्वेश्चन में बताया हूँ कि 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया था। ठीक, तो 1871 ईस्वी में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब तो सारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है, और मैंने शायद बताया हो आगे पहले या ना बताया हो, तो अब सुन लीजिए कि जैसे आप लोगों को हो सकता है कि आप विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट। मान लीजिए आर्ट तो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ते ही होंगे। तो ऐसा भी होगा कि आप लोगों की हिंदी में, इंग्लिश में, मैथ में, साइंस में कुछ क्वेश्चंस फंस रहे होंगे, क्योंकि सोशल साइंस का तो मैं अब कंप्लीट करवा ही रहा हूँ। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये 3-4 सब्जेक्ट आप लोगों के फंस रहे होंगे। तो आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक का कोई भी वीडियो चाहिए या कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं उस पर पूरा प्रयास करूँगा कि अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाई जाए। आप और वीडियो अच्छा से पहले पाने के लिए सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सबसे पहले मेरी वीडियो देखिए। अब तक की वीडियो में मतलब जितना भी वीडियो चला है, जितना भी आप लोग पढ़े हैं या मैं जितना भी आप लोगों को पढ़ाया हूँ, तो उसमें एक आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है, देखिए मैं उसके लिए बहुत अब मैं क्या बताऊँ आप लोगों से कि मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ कि ये जो मतलब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं। तो कुछ लोग हैं जो लाउडली म्यूज़िक सुनना पसंद करते हैं, तो उन लोगों से तो जाकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, अब कितना मना करें। लेकिन उन लोगों की वजह से मुझे काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो को बनाया हूँ। और प्लीज़ आप लोग वीडियो में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा है उस पर ध्यान ना दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।